हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 21 और 22 सितंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स, फ्री में एमसीक्यू है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे टॉपिक है, जैसे सांसदों का निलंबन हुआ है, राज्यसभा में ध्वनि मत और वोटिंग को लेकर जो विवाद है, तो ध्वनि मत क्या होता है, केंद्र ने कृषि उपज का जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको बढ़ा दिया है, तो किस में कितना बढ़ाया है, एमएसपी क्या होता है, चीन में जो लैब से बैक्टीरिया लीक हुआ है जिसकी वजह से हजारों लोग बीमार हुए हैं और फैलने का खतरा है, एक नई बीमारी, उसको लेकर इम्पॉर्टेंट बात है। नेवी के इतिहास में पहली बार, इंडियन नेवी के इतिहास में पहली बार जंगी जहाज यानी वॉरशिप पर महिला अधिकारी की तैनाती हुई है। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 है। तो बहुत सारे टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए ज़रूरी है जानने के लिए और एग्जामिनेशन के लिए भी। पहला क्वेश्चन लेते हैं इंपॉर्टेंट। कृषि विधेयक पर चर्चा के दौरान हंगामे की वजह से राज्यसभा के सभापति ने 21 सितंबर 2020 को कितने सांसदों को निलंबित कर दिया? आंसर होगा 8। देखिए, इस वक्त जो कृषि विधेयक हैं, 3 विधेयक हैं, उस पर काफ़ी विवाद चल रहा है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार कर रही है, बहुत अच्छा है, तो उसी को लेकर विवाद हुआ था और निलंबन जो है वो कुछ वक्त के लिए किया गया है। कौन कौन से सांसद हैं फटाफट देख लेते हैं। पार्टी और सांसद, तो मेरे बगल में आप देख रहे हो तृणमूल कांग्रेस, उसके हैं डेरेक ओब्रायन, डोला सेन। कांग्रेस के हैं राजीव सतवा, रिपुन बोरा और सैयद नज़ीर हुसैन। माकपा के हैं के रागेश, ई करीम, और आप से हैं आम आदमी पार्टी से संजय सिंह। किसने फैसला लिया निलंबित करने का सांसदों को? तो राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने। ओके, चेयरमैन होते हैं वो, उपराष्ट्रपति हैं देश के। क्या हुआ था, क्यों इतना हंगामा हुआ? तो पता ही होगा, किसानों का जो बिल है यानी कृषि विधेयक है, उसके विरोध में 20 सितंबर को राज्यसभा में हंगामा हुआ था। 2 मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू हुआ था। पहले हंगामा शुरू हुआ था उपसभापति हरिवंश द्वारा सदन का समय बढ़ाने को लेकर। इसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जवाब दिया था जो सवाल हुए थे सांसदों के उस पर, और इसके बाद जब बिल पास करने की प्रक्रिया शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने वोटिंग कराने की मांग की। तो उपसभापति ने वोटिंग को उसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि आप वेल में मत रहो। वेल मतलब कि जो राज्यसभा होता है उसके बीच में जो जगह होती है जहां अधिकारी लोग बैठे होते हैं, ट्रांसलेटर बैठे होते हैं, तो उसके आसपास वहां पर आना अलाउ नहीं होता है कार्रवाई के दौरान। और आरोप ये है कि तृणमूल कांग्रेस के जो डेरेक ओब्रायन है, उन्होंने सदन की रूल बुक फाड़ दी। हालांकि उनका कहना है कि उन्होंने नहीं फाड़ी है। और कुछ सांसदों ने उपसभापति की माइक को तोड़ने की भी कोशिश की थी, और इसी वजह से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, यानी जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, सभापति होते हैं वेंकैया नायडू, तो उन्होंने 8 सांसदों को 1 सप्ताह के लिए सस्पेंड कर दिया। तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि उपसभापति के खिलाफ यानी हरिवंश नारायण सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की मांग लेकर आए थे विपक्षी दल। तो उनका यह आरोप था कि डिप्टी चेयरमैन ने यानी उपसभापति ने सांसदों की मांग के बावजूद वोटिंग की अनुमति नहीं दी और ध्वनि मत से बिल को पारित कर दिया। तो ये ध्वनि मत क्या होता है वो भी बताऊंगा आगे। तो इसी मामले को लेकर जो विपक्षी दल वो लोग पहुंचे थे कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। ओके, तो वेंकैया नायडू ने इस अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको कि अगर उपसभापति हरिवंश के खिलाफ विपक्षी सांसदों की ओर से जो लाया गया अविश्वास प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया होता, तो ये प्रस्ताव के लंबित रहने तक, जब तक कि ये मामला चल रहा होता, तब तक वो सदन की अध्यक्षता नहीं कर पाते। यानी चेयरमैन यानी सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति अध्यक्षता करते हैं राज्यसभा की। ओके, तो वो नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये बात हुई है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा चर्चा जो चल रही है और आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, ध्वनि मत। ये ध्वनि मत क्या होता है? राज्यसभा और लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हो जाता है और इसकी क्या प्रक्रिया है, ये सब समझ लेते हैं। तो राज्यसभा के जो कामकाज का रूल है बना हुआ, और उसके रूल नंबर 252 यानी 252 से लेकर 254 के बीच में डिवीजन के 4 अलग अलग तरीके के प्रावधान हैं उसमें। तो पहला तरीका ध्वनि मत, दूसरा तरीका है काउंटिंग, तीसरा तरीका है ऑटोमेटिक वोटिंग रिकॉर्डर के जरिए वोटिंग देते हैं। ओके, और चौथा तरीका यह है कि लॉबी में जाकर पक्ष या विपक्ष के
जो लोग हैं उनको बुला लिया जाता है और देखा जाता है कि किसके पक्ष में ज़्यादा है। तो खासतौर पर जो ऊपर के जो 2 प्रक्रिया हैं उनमें सांसदों के जो मत होते हैं, वोट होते हैं, उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। बाकी जो 2 तरीके हैं उसमें किन सांसदों ने किनको वोट दिया वो रिकॉर्ड होता है और स्थायी रूप से दर्ज किया जाता है। ओके, और काउंटिंग के जरिए मत विभाजन यानी पूरे देखा जाता है कि पक्ष में कौन है, विपक्ष में कौन है उस बिल के। और ये जो फैसला होता है कि कोई भी बिल है उसको लेकर मत विभाजन कैसे होगा, ये सभापति के विवेक पर निर्भर करता है। सभापति मतलब उस वक्त जो उस चेयर पर रहते हैं। ओके, तो अगर चाहते उपसभापति उस वक्त जो चेयर कर रहे थे तो वो ऑटोमेटिक वोटिंग रिकॉर्डर का इस्तेमाल करवा सकते थे या फिर लॉबी में भी खड़ा करवा सकते थे सांसदों को, लेकिन उन्होंने नहीं कराया और ये उनके पास अधिकार भी है, वो चाहे तो नहीं करा सकते हैं। तो ये होता है ध्वनि मत, ठीक है। तो उन्होंने ध्वनि मत को किया, मतलब कि उन्होंने बोला कि कौन पक्ष में है, तो सांसदों ने आवाज़ लगाई कि हाँ हाँ मैं पक्ष में हूँ, आई। और फिर उन्होंने पूछा कि जो विपक्ष में है वो बोलो, तो उसने कहा नो। तो इस तरीके से, और ये चेयर की जिम्मेदारी होती है, वो तय कर लेते हैं कि ये जो ध्वनि मत आया है किसका ज़्यादा आया है, तो उसके अनुसार से बिल को पास करने या वापस करने यानी खारिज करने के वो फैसला करते हैं। तो इस तरीके से पारित हुआ ये। ओके, मुझे लगता है कि ये पॉइंट आप समझ चुके होंगे। और जो कृषि विधेयक है उसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ बताया हुआ है पिछले वीडियो में, तो ज़रूर देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने फसलों पर 21 सितंबर 2020 को MSP बढ़ा दिया है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इसमें गेहूं का MSP कितना बढ़ाया गया, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि MSP को लेकर खूब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल के उससे पहले जो ग्रुप डी का एग्जामिनेशन हुआ था और इसके अलावा ALP का जो एग्जामिनेशन हुआ था, असिस्टेंट लोको पायलट, तो उस समय एग्जामिनेशन में ये मुझे पूरा याद है कि MSP से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया था कि उसका MSP कितना बढ़ाया गया है सरकार के द्वारा, या उस फलाने का MSP कितना बढ़ाया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 50 रुपीज़, ठीक है। देखिए, पहले गेहूं का जो MSP था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो 1925 रुपया प्रति क्विंटल था, जिसमें 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और अब ये 1975 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। और इसमें MSP में उसमें सबसे ज़्यादा जो बढ़ाया गया वो मसूर पर बढ़ाया गया, 300 रुपये बढ़ा दिया गया। ओके, तो अब देख लेते हैं कि जो MSP है वो फसल कौन सी है, पहले कितना MSP था और अब कितना MSP है, कितना बढ़ा दिया गया। तो जैसे मैंने क्वेश्चन में ही गेहूं के बारे में बताया, 1925 रुपया था पहले, अब उसको 1975 रुपये कर दिया गया है, 50 रुपये बढ़ा दिया गया। जौ का जो MSP है वो 1525 रुपया था, आप मेरे में देख रहे हो, उसको बढ़ाकर अब 1600 रुपये कर दिया गया है, 75 रुपये का अंतर है। ये प्रति कुंटल की बात हो रही है। ओके, सरसों का MSP 4425 रुपये था, उसको बढ़ाकर 4650 रुपये कर दिए गए, यानी 225 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। चना का MSP प्रति कुंटल ये 4875 रुपये था, उसको बढ़ाकर 5100 रुपये कर दिया गया है, यानी 225 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। कुसुम का जो MSP है उसको बढ़ा दिया गया है 112 रुपया, तो 5215 रुपया था, अब वो बढ़कर 5327 रुपया हो गया। और मसूर का सबसे ज़्यादा बढ़ाया गया, मसूर दाल, उसका 4800 रुपया था, अब 5100 कर दिया गया, यानी 300 रुपये बढ़ा दिया गया। तो यह सवाल उठता है कि MSP है क्या, क्योंकि इस वक्त तो सबसे ज़्यादा सवाल यही उठ रहे हैं और किसानों के मन में यही सवाल है कि क्या MSP आगे सरकार ख़त्म करने वाली है। ओके, और हालांकि प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि MSP कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये MSP होता क्या है? देखिए, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मुझे लगता है कई लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो भी समझ लो। न्यूनतम समर्थन मूल्य, देखिए MSP वो गारंटेड कीमत है जो किसानों को उसकी फसल के बदले में मिलता है, चाहे उस वक्त बाज़ार में उस फसल की कीमत चाहे कितनी भी कम हो। अगर फसल की कीमत 20 रुपये आ गई है और सरकार ने तय किया हुआ है MSP 100 रुपया, तो 100 रुपये में ही सरकार खरीदती है, 20 रुपये में नहीं होती। तो ये व्यवस्था इसलिए है ताकि बाज़ार में जो फसल की कीमतें हैं उसमें जो उतार चढ़ाव होता है उसका असर किसानों पर ना पड़े और उनको एक मिनिमम प्राइस जो है, न्यूनतम कीमत जो है वो मिलती रहे, ताकि किसानों को भी भला हो
और जो सरकार को भी एक तरह से वो फंड वो जो FCI में जो अनाज रखती है वो भी रख जाए, और एक तरह से मार्केट में भी वो भेजती है सरकार इसके थ्रू। ओके, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं जिक्र करना चाहूँगा। NSSO उसकी एक रिपोर्ट है, NSSO की साल 2012-13 की। उसके अनुसार देश के 10% से भी कम किसान हैं जो अपने उत्पाद जो है वो MSP पर बेचते हैं, और ख़ास तौर पे पंजाब और हरियाणा के किसान जो है करीब 70 से 80% जो है वो MSP पर अपना सामान बेचते हैं, यानी कृषि जो उपज है वो बेचते हैं सरकार को, FCI को बेचते हैं। तो इसलिए हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो विरोध हो रहा है कृषि बिल का वो पंजाब और हरियाणा से हो रहा है। ओके, उत्तर प्रदेश में भी आवाज़ आ रही है लेकिन बहुत कम है, और बिहार में तो बहुत ही न के बराबर है, क्योंकि वहाँ तो जो है वो जो मंडी होती थी उसको ख़त्म ही कर दिया था 2006 में ही। तो ये MSP की जो बात है ना वो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है और जानने के लिए भी, क्योंकि इस वक्त चर्चा उसी की हो रही है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि MSP जो है वो कब से लागू हुआ है, क्योंकि अगर आप UPSC और PCS का एग्जामिनेशन देंगे तो उसमें तो ये तो बताना होगा ना कि MSP क्यों लागू हुआ था, कैसे लागू हुआ था। देखिए, आज़ादी के बाद पहली बार 1960 के जो दशक था, यानी 60 का जो दशक था, उसके शुरुआत में देश में काफ़ी गंभीर अनाज का संकट हुआ था, लोगों को सामना करना पड़ा था। इसी दौरान कृषि क्षेत्र को लेकर, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर नीतियां बनाई गई और अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। उसके बाद अनाज खरीदने के लिए सरकार ने 1964 में खाद्य निगम कानून के तहत भारतीय खाद्य निगम बनाया था, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI, और इसके एक साल बाद एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बनाया गया ताकि उचित कीमत पर यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर किसानों से अनाज खरीदा जा सके। और इसी अनाज को बाद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS के तहत सरकार जो है वो ज़रूरतमंदों को देती है और खाद्य सुरक्षा को लेकर अनाज का भंडार करती है, ताकि अगर कोई अकाल की स्थिति आ जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो FCI में जो पड़ा हुआ है गोडाउन में जो अनाज है वो इसका इस्तेमाल किया जा सके। जैसे कि अभी जो कोविड-19 हुआ उसके बाद जो लॉकडाउन किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो काम छिन गए मजदूरों से, मजदूरों का पलायन हुआ। तो इस वक्त दो तरीके से लोगों की भूख मिटाई जा रही है सरकार के द्वारा। ओके, एक तो फ्री में अनाज दिया गया जनता को, लोगों को, ख़ासतौर पे जो बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं उनको। दूसरी बात क्या होगी, मनरेगा के तहत काम दिया गया था। ओके, तो एक तरह से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो अनाज वहाँ जो रखा हुआ है वो अभी काम आ रहा है, हम लोग को देखने को मिल रहा है। ओके, और ये बवाल क्यों है इतना, MSP को लेकर इतने टेंशन में किसान क्यों हैं, उसकी वजह है। देखिए, एक 2014 में एक शांता कुमार समिति बनी थी, शांता कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, 6 मेंबर कमेटी थी, और इस समिति को ये सुझाव देना था कि किस प्रकार से जो FCI है उसका फाइनेंशियल जो रेगुलेशन है यानी प्रबंधन है उसको, और अनाज का जो खरीद बिक्री भंडारण है उसके कौशल को किस तरह से लाया जाए, मतलब उसकी जो एक्टिविटी है उसको बेहतर कैसे की जाए। तो शांता कुमार समिति की रिपोर्ट के अनुसार सरकार को इन काइंड यानी अनाज की जो खरीद की व्यवस्था है उसको ख़त्म करनी चाहिए, ये उस रिपोर्ट में उसका जिक्र है, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बजाय ये कैश ट्रांसफ़र पर ध्यान देना चाहिए। ओके, ये बात है। और इस बिल से जुड़ी जो व्यापक तस्वीर कहें या फिर लार्जर जो नैरेटिव है वो यही है, जो 3 बिल जो केंद्र सरकार की ओर से लाए गए हैं, और इस बिल को उसी प्रक्रिया को शुरू करने की कवायद की तरह एक तरह से देखा जा रहा है, और यही किसानों की चिंता का विषय है। हालांकि प्रधानमंत्री एकदम ताल ठोक के ये कह रहे हैं कि MSP कभी ख़त्म नहीं होगा, मंडी की जो स्थिति है वो वैसे ही रहेगी, बेहतर ही रहेगी और ख़त्म नहीं किया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी, मुझे लगा कि इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताना चाहिए ताकि मामला क्लियर हो जाए। ओके, तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है, कोई आपसे मित्र ही है कि जो सवाल पूछता है, परिवार में ही क्वेश्चन पूछता है कि है क्या MSP, तो आप बता पाएंगे, ये मुद्दा क्या चल रहा है तो आप बता पाएंगे।
अब अगला क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स में ये सुर्खियां हैं। क्वेश्चन होगा, चीन में लेबोरेटरी से किस बैक्टीरिया के लीक होने की वजह से, बाहर आ जाने की वजह से कई हजार लोगों में ये ब्रुसेलोसिस नाम की बीमारी फैल गई है, कई हजार लोगों में। आंसर होगा ब्रुसेला। ब्रुसेला नाम का एक बैक्टीरिया है। क्या हुआ है उसके बारे में थोड़ा बता दूँ आपको, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। देखिए, चीन का गासू प्रांत है, उसकी राजधानी है लानझोउ। तो उसका जो स्वास्थ्य आयोग है उसके मुताबिक चीन के इस ब्रुसेलिस बीमारी की वजह से 3000 से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। 20,000 लोगों में टेस्ट किया गया था, उनमें से ये 3000 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ब्रुसेला नामक जो बैक्टीरिया है वो असर दिखा रहा है और वो लेबोरेटरी से लीक हो गया है। ओके, देखिए तो क्या है ये बैक्टीरिया, उसके बारे में जान लेते हैं और फिर आगे बताएंगे कैसे लीक हुआ, क्या हुआ। देखिए, ये जो बैक्टीरिया है वो जान तो नहीं लेता है, लेकिन बॉडी को पूरे तरीके से बहुत लंबे समय के लिए नुकसान पहुंचाता है। बैक्टीरिया से इलनेस होती है और उसका नाम है ब्रुसेलोसिस बैक्टीरियल डिजीज़, ये नाम है। और ये जो बीमारी है ज़्यादातर जानवरों में पाई जाती है, लेकिन ह्यूमन में भी ये हो सकता है, जो देखने को मिल रहा है। हालांकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र काफ़ी हद तक रेयर है, मतलब बहुत कम होता है, लेकिन पॉसिबिलिटी होती है कि ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्शन भी हो जाए। तो यहाँ सवाल उठता है कि अगर व्यक्ति को ब्रुसेलोसिस ये जो बीमारी है वो हो जाए तो क्या होगा। दो तरह के सिम्टम होते हैं, एक टेम्परेरी सिम्टम होता है, एक लॉन्ग टर्म सिम्टम होता है। टेम्परेरी सिम्टम क्या होता है, हेडेक हो जाता है, बदन दर्द, बुखार, ये सब हो जाता है, तो ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है, तो आर्थराइटिस हो सकता है, कई अंगों में सूजन हो सकता है, अंगों में, बहुत सारे अंगों में। अब मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन जो है उसमें सूजन आ सकता है। शुरुआती समय में सिम्टम बहुत कम होते हैं और टेस्ट में काफ़ी लंबा वक्त लगता है, और बीमारी होने के 3 या 4 साल के बाद ये सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो इस बीमारी का और भी नाम है क्या? हाँ, माल्टा फीवर के नाम से भी ये बीमारी जानी जाती है। इस बीमारी को सबसे पहले यूरोपीय देश माल्टा में देखा गया था दशकों पहले। इसके बाद ये यूरोप के और एशिया के देशों में फैला था, लेकिन पिछले 20 साल से इसके मामले मनुष्यों में नज़र नहीं आ रहे थे, ह्यूमन्स में। तो यह सवाल उठता है कि ये जो बैक्टीरिया है वो कहाँ और कैसे लीक हुआ। तो जैसा मैंने बताया कि लाओझोंग शहर है, वहाँ पर बायो फार्मास्यूटिकल प्लांट है, उसी प्लांट से ये बैक्टीरिया लीक हुआ है। मेरे बगल में आप CNN की रिपोर्ट देख रहे हैं, उसके मुताबिक जुलाई 2019 में, यानी पिछले साल ही, उस प्लांट में वैक्सीन डेवलप की जा रही थी, लाओझोंग बायोलॉजिकल फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में। तो इसी दौरान बहुत सारे जानवरों को इकट्ठा किया गया था, जानवरों में बैक्टीरिया इंजेक्ट किया गया था और फिर बाद में टेस्ट किया गया था। तो नियम तो यही है कि जब भी इस तरह के टेस्ट हो तो जानवरों पर काफ़ी जो है नज़र रखी जाए रेगुलरली, और डिसइंफेक्ट और सैनिटाइजर्स इन सब का यूज़ किया जाए, जानवरों को भी और वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी, उनके लिए भी। लेकिन वहाँ पर जो सैनिटाइजर यूज हो रहा था वो सब एक्सपायर डेट के थे, उनका कोई असर नहीं हुआ। लोग सोच रहे थे कि सैनिटाइजर का यूज़ कर रहे हैं वहाँ जो काम करने वाले, लेकिन एक्चुअली में वो असर नहीं हो रहा था। तो सबसे पहले क्या हुआ कि लैब के जो लोग थे उनमें ये बीमारी फैली, और मैंने पहले बताया कि 3-4 महीने लगते हैं इस बीमारी के सिम्टम आने में। उसके बाद क्या हुआ, इतने वक्त में धीरे धीरे आसपास के लोगों में ये बीमारी फैलने लगी। ओके, तो अब ये चेकअप हुआ, पूरे इलाके को एक तरह से क्वारंटाइन किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि कैसे ये फैला। और यहीं से सवाल उठ रहा है कि चीन में जो लैब है क्या वो सेफ़ है, क्योंकि इससे पहले भी जो बातें सामने है कोविड-19 को लेकर, उसमें यही हुआ है कि चीन पर आरोप लगे हैं कि वहाँ से कोविड-19 का जो वायरस है, कोरोना वायरस, वो वहाँ से बाहर निकला और पूरी दुनिया में फैल गया। हालांकि चीन हमेशा कहता रहा है कि नहीं, वहाँ से नहीं निकला है और इंक्वायरी के लिए तैयार है हमेशा। लेकिन मामला ये है कि वहाँ के जो लैब हैं उस पर अंकुश नहीं है। एक ये भी बात है कि वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, तो कोई इंडिपेंडेंट मीडिया भी नहीं है जो कि सवाल उठा सके किसी चीज़ पर। तो वहाँ मामला ये होता है, जब सरकार के पास जब नियंत्रण बहुत ज़्यादा होता है किसी चीज़ का, तो चाहती है कि मुद्दे जो हैं वो छिप जाएं, मुद्दे सामने ना आएँ, छिपाना चाहती है। तो यही वहाँ देखने को मिला है और नतीजा इतना भयावह देखने को मिल रहा है। ओके, एक तरफ तो कोविड-19 देखने को मिला है, उधर अब नया बैक्टीरिया की वजह से वो
स्थिति देखने को मिल रही है, बीमारी हजारों लोगों में फैली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 21 सितंबर। क्या उद्देश्य है? पूरी दुनिया में लोगों के बीच शांति व्यवस्था कायम करना, संघर्ष और विवादों को रोकना। ओके, और इस दिन जो है वो सफ़ेद कबूतर भी उड़ाए जाते हैं। इंडिया में भी सफ़ेद कबूतर को शांति का प्रतीक माना जाता है। और ये जो दिवस है वो यूनाइटेड नेशंस ने 1981 में ये तय किया था कि मनाया जाएगा, और 1982 से ये दिवस मनाया जाता रहा है लगातार। और 2020 की थीम क्या है? शेपिंग पीस टुगेदर। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडियन नेवी के इतिहास में पहली बार जंगी जहाज यानी वॉरशिप पर तैनात होने वाली महिला अधिकारी का नाम बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और महिला सशक्तिकरण के लिए भी ये एक तरह से उदाहरण है। आंसर होगा डी, यानी लेफ्टिनेंट रीति सिंह और लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी। ओके, तो ये दोनों हैं, उनको चुना गया है और वॉरशिप पर तैनात किया जाएगा, और वहाँ पर दोनों को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के पद के लिए चुना गया है। ये टेक्नीशियन के तौर पर वो काम करेंगे, लेकिन वो जहाज़ के डेक पर होंगे। ओके, देखिए इससे पहले नौसेना में जो महिला अफसर थीं उनको फिक्स विंग एयरक्राफ्ट तक ही सीमित रखा जाता था। जहाज़ पर जाने की अनुमति एक तरह से ट्रेनिंग तक ही थी, उसके बाद अस्थायी तौर पे वहाँ काम करने की अनुमति नहीं मिल पाती थी। तो इंडियन नेवी ने एक तरह से ऐतिहासिक फैसला लिया है जब किसी महिला ऑफिसर्स को यानी दो को ऑब्जर्वर्स यानी एयरबॉर्न टेक्नीशियंस के रूप में चुना गया है। ओके, अच्छा दूसरी ओर यहाँ पर एक और बात बता दूँ, ये तो नेवी की बात थी, एयरफोर्स ने भी एक फैसला लिया है कि राफेल फाइटर्स को जो राफेल जो विमान है उसको उड़ाने के लिए एक महिला पायलट को भी नियुक्त किया गया है। अभी फ़िलहाल उनकी ट्रेनिंग चल रही है और उनको भी ये मिलेगा काम करने को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले बता दूं कि 2020 का जनवरी से अगस्त तक का करंट अफेयर्स अवेलेबल है, विद नोट्स है, तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। जैसे मैं बताता हूँ वैसे ही पूरा नोट्स होता है टॉपिक वाइज, और अच्छा से समझ में आ जाए इसलिए। ओके, तो देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, MCQ है उसमें, तो 1000 से ज़्यादा तमाम एग्जामिनेशन जो भी आने वाले हैं, चाहे रेलवे हो, SSC हो या पुलिस की भर्ती हो, सब में काम आएगा आपको। और 2019 का भी करंट अफेयर्स का PDF अवेलेबल है, और उसका बुक भी अवेलेबल है अमेजन पे। बहुत कम कॉपियाँ बची हैं अमेजन पे, तो आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 21 सितंबर। ठीक है, 21 सितंबर को मनाया जाता है। ये अल्जाइमर्स होता क्या है? देखिए ये एक तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो दिमाग की जो कोशिकाएं हैं उसको नष्ट करता है, और इसमें क्या होता है कि मरीज के जो फैसला लेने की, निर्णय लेने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे घट जाती है, स्वभाव में बदलाव आता है, और याददाश्त जो है वो घटती जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये बीमारी और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, और जो पेशेंट होता है उसको रोज़मर्रा के काम करने में भी दिक्कत हो जाती है। तो ये बीमारी होती है। ओके, और एक रिपोर्ट बता दूं, अल्जाइमर्स डिजीज़ इंटरनेशनल 2019 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 40 लाख लोग घटती याददाश्त से जो दिक्कतें हैं उससे जूझ रहे हैं, और दुनिया भर में 4.4 करोड़ मरीज जो हैं वो हैं अल्जाइमर्स के, और 2050 तक दुनिया भर में 15.2 करोड़ हो जाएगी संख्या, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली संख्या। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 सितंबर को किस राज्य में कोसी सेतु महासेतु समेत 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया? आंसर होगा बिहार। 12 परियोजनाओं में किउल नदी पर एक रेल सेतु है, 2 रेल लाइनें हैं, 5 विद्युतीकरण से रिलेटेड मामला है, एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड, और बाढ़ और बख्तियारपुर में तीसरी लाइन की परियोजना है। तो ये सब हुआ है कोसी को जोड़ने के लिए महासेतु, जिसका इंतज़ार लोगों को था वो भी बन गया है वहाँ बिहार में। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, इतने सारे प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री ने उसको लॉन्च किया है। ओके, और कोसी रेल जो महासेतु है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कनेक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, महामारी के दौरान डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स पर हमले को गैर जमानती अपराध बनाने के लिए राज्यसभा ने किस कानून में बदलाव के लिए महामारी संशोधन विधेयक यानी एपिडेमिक
अमेंडमेंट बिल 2020 पास किया। बाद में तो अब लोकसभा ने भी पास कर दिया है। इसका आंसर होगा महामारी रोग अधिनियम 1897, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। तो इसको चेंज किया गया है इसमें, और समझ लीजिए कि 123 साल पुरान 123 ईयर के बाद कानून में बदलाव किया गया है। इसमें क्या है कि हमला होने की स्थिति में दोषी को 7 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। देखिए, इसी साल अप्रैल में देश के जो स्वास्थ्य कर्मचारी उनके खिलाफ हमलों को लेकर कड़ी सजा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश भी लाई थी, केंद्र सरकार लेकर आई थी ऑर्डिनेंस, उसी में ये बदलाव किया गया था। तो अब उस ऑर्डिनेंस को एक तरह से कानूनी रूप देने के लिए संसद में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विधेयक पेश किया है। किसको फ़ायदा होगा? डॉक्टर्स को, नर्स को, पैरामेडिक्स को, आशा वर्कर्स को, इन सब को फ़ायदा होगा जो कि अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना से निपटने के लिए सर्विसेज दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि अपराध किस तरह को माना जाएगा, क्या क्या अपराध होगा? तो इसमें क्या होगा, नॉन बेलेबल ये अपराध माना जाएगा, यानी बेल नहीं मिलेगी, जमानत नहीं मिलेगी, वहीं से जमानत मिलेगी लेकिन वो अदालत से मिलेगी। तो बिना वारंट के भी ये गिरफ्तारी हो सकती है, बिना अदालत की मंजूरी के जांच शुरू हो सकती है। ओके, तो ये दिया गया है, मामला किया गया है। जांच कैसे होगी? जांच अधिकारी को 30 दिन के अंदर में जांच पूरी करनी होगी और 1 साल के अंदर में अदालत को कहा गया कि वो फैसला सुना दे ताकि ये क्विक ये मामला हो जाए। ओके, जल्दी से फैसला आ जाए। सज़ा कैसे तय होगी? तो डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स पर जो हमले के दोषी पाए गए उनको 3 महीने से 5 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है, 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और अगर गंभीर चोट आई है हेल्थ वर्कर्स को तो 6 महीने से 7 साल तक की सज़ा और 1 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार समग्र खुशहाली रैंकिंग यानी ओवरऑल हैप्पीनेस रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? आंसर होगा मिजोरम। ओके, देखिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाली ये पहली ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की है। किसने जारी की है? तो ये स्टडी की है मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुड़गांव के प्रोफेसर हैं राजेश के पिलानिया, उनके द्वारा की गई है। और मार्च और जुलाई उसके बीच में, मार्च से जुलाई के बीच में 16,950 लोगों पर एक राष्ट्रव्यापी सर्वे किया गया, उसी पर आधारित है ये। तो देख लेते हैं क्या क्या रैंकिंग कैसे कैसे है। तो ओवरऑल कैटेगरी में पहले स्थान पर मिजोरम है, सेकंड पे पंजाब है और थर्ड पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अगर बड़े राज्यों की बात करें तो बड़े राज्यों में कौन टॉप किया है? तो पंजाब है बड़े राज्यों में, सेकंड पे गुजरात है और थर्ड पे तेलंगाना है। छोटे राज्यों की बात करें, छोटे राज्यों में कौन सा स्टेट नंबर 1 है? तो मिजोरम है फर्स्ट, सेकंड पे सिक्किम है, थर्ड पे अरुणाचल प्रदेश। अगर सवाल हो कि केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा है अव्वल, तो वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और कोविड-19 की वजह से सबसे बुरा प्रभाव खुशहाली पर कहाँ पर पड़ा है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? तो उसमें नंबर 1 है महाराष्ट्र, जहाँ सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है खुशहाली पे, खुशहाली कम हुई है। दूसरा है दिल्ली और तीसरा है हरियाणा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बता दूँ, यूनाइटेड नेशंस भी यानी संयुक्त राष्ट्र भी वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग जारी करता है, इंडेक्स जारी करता है। तो 2020 का जो इंडेक्स है वो मार्च में जारी हुआ था और 156 देशों में भारत का स्थान 144वां है। मतलब हमारा देश दुनिया के अन्य देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। पहले स्थान पर फिनलैंड है। ये रिपोर्ट मार्च में जारी हुई थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूपी सरकार ने किस शहर के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर करने की घोषणा की है? आंसर होगा आगरा। आगरा में ये मुगल म्यूजियम बन रहा था और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका नाम बदलने का फैसला कर लिया है। ओके, ये कहाँ पर बन रहा था? ताजमहल के पूर्वी गेट पर बन रहा था संग्रहालय म्यूजियम। 150 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये इसमें राष्ट्रवादी विचारों को पोषित किया जाएगा और इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर यह किया गया है।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्य यानी यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2020 के युवा प्रणेताओं की सूची में भारत के किस युवा को शामिल किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा उदित सिंघल। 18 ईयर के हैं, 18 साल के हैं उदित सिंघल, और 2020 के 17 युवाओं के सूची में उनको शामिल किया गया है। ओके, और वो एक कंपनी के संस्थापक हैं, ग्लास टू सेंट नाम के, जो कचरा रहित जो एनवायरनमेंट है, इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी है, वो एक तरह से बनाता है। ओके, इसमें दिल्ली में कांच के बढ़ते कचरे से निपटने के लिए एक तरह से वो काम कर रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, महासचिव कौन है? सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे विमानों के यानी फ्लाइट्स के किराए के तर्ज पर बहुत ज़्यादा जो व्यस्त स्टेशन है वहाँ पर यात्रियों से किराए के अलावा अतिरिक्त शुल्क लेने का फैसला किया है। तो इसको क्या नाम दिया गया है? आंसर होगा यूजर चार्ज। ओके, देखिए अगर आप भीड़ भाड़ वाले स्टेशनों से ट्रेन पकड़ने जाएंगे यानी ट्रेन में बैठने जाएंगे तो आपकी यात्रा जो है थोड़ी महंगी हो सकती है। यूजर चार्ज जो है वो टिकट की कीमत में शामिल किया जाएगा, जैसे हवाई जहाज़ के टिकट में लिया जाता है। और रेलवे इस तरह से इससे पुनर्विकास करना चाहता है और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक करना चाहता है। देखिए तमाम जो रेलवे के जो स्टेशंस हैं वो एक तरह से प्राइवेट सेक्टर को दिए जा रहे हैं, और ट्रेनें जो हैं प्राइवेटाइजेशन की जा रहा है, ट्रेन अब प्राइवेट चलेगी। तो उनके लिए, उनकी सुविधा के लिए, उनके कमाई बेहतरीन करने के लिए ये सब गवर्नमेंट की ओर से ये योजना शुरू की गई है। तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है और रेलवे के सीईओ कौन है? वीके यादव। तो उन्होंने ही ये सब जानकारी दी है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना। थोड़ा लंबा था लेकिन मुझे लगा कि हर टॉपिक पे थोड़ा डिटेल आपको बताना चाहिए ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगा। और पीडीएफ जो है वो अवेलेबल हो गया है, आज का पूरा डिटेल नोट्स है मेरे बगल में, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। वैसे आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ और भी पीडीएफ है 2020 का, अब तक का 2019 का भी है। ओके, और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।